डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर चंद एक पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स लिखे गए हैं एटम्स और आयंस के दरमियान में डिफरेंस। पॉइंट नंबर फर्स्ट इज़ डैट अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम जो होता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का या मैटर का अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करते हैं तो कोई भी एलिमेंट है या कोई भी आपके पास मैटर है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे क्या नाम देंगे? उसे हम हमेशा नाम दे देंगे एटम का। व्हाट इज़ द आयन? अगर डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, देखें लफ्ज़ क्या है, आयनिक, स्टार्ट पे आइन आ रहा है, राइट। तो आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो आयंस के मिलने से बनते होते हैं, ठीक है। जो आयंस के मिलने से कंपाउंड्स बनेंगे उन कंपाउंड्स का नाम क्या होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। इसका मतलब है ऐसे कंपाउंड जो आयन के मिलने से बनते हैं, इसका मतलब है आयनिक कंपाउंड का सबसे जो छोटा यूनिट है वो क्या होगा? वो आयन कहलाएगा। बिकॉज आयन मिलेंगे तो ही आयनिक कंपाउंड बनेंगे ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आयन होगा इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड, बट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर एज वेल एज द एलिमेंट। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हम एटम की बात करते हैं तो इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपके पास नोबल गैसेस आ गई हैं, ये जितने भी एटम्स होंगे क्लोरीन फ्लोरीन, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा बात करते हैं आयंस की, तो आयंस जो होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ऑपोजिट जो आयंस होंगे वो हमेशा कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद क्या बना देंगे? आयनिक कंपाउंड्स बना देते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, एक जो एटम होगा वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। एन एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि सपोज दैट अगर आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम है तो अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि एक जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ये ले रहा है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आयन के बारे में, तो जो आयन होते हैं वो ऑपोजिट चार्ज उनको सराउंडेड किए होते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ एक आयन जो कि पॉजिटिव आयन है, तो बच्चे ये जो पॉजिटिव आयन होगा इस पॉजिटिव आयन को इसके जो ऑपोजिट चार्ज्ड आयन्स हैं, जैसे कि जितने भी नेगेटिव आयन्स होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव आयन्स इस पॉजिटिव आयन्स को क्या करे हुए होंगे? घेरे हुए होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आयन्स होंगे आयन्स को हमेशा उसके ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल सराउंडेड किए होंगे। उसके बाद इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जैसा कि अगर हम बच्चे बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन की, तो जो क्लोरीन होता है या फिर जो फ्लोरीन होगा इसके ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो सिफर होगा, बिकॉज इट इज़ एन एटम। तो एटम जो होंगे वो इलेक्ट्रिकली यानी कि न्यूट्रल होंगे, इनके ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इधर बात करते हैं तो इट हैज़ अ नेट चार्ज, इनके ऊपर एक नेट चार्ज होगा। वो नेट चार्ज जो होगा डैट कुड बी मे बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो जो नेट चार्ज है बेटा वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें आपने देख लेनी है, इसको कंपेयर करते जाएं। जो एटम होगा एटम का नेट चार्ज सिफर है, वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर आयन की बात करें तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा? डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जब एक एटम जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसा कि सोडियम Na पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव आयन बन गया। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं एक एटम की, एक एटम जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, तो हम कहेंगे जो क्लोरीन होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो एटम होंगे उसके ऊपर डियर स्टूडेंट हमेशा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट देखिए, जो एटम्स होंगे एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर एक एटम है हाइड्रोजन का और साथ में है ऑक्सीजन, और वो जो एटम है वो कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और मॉलिक्यूल किस चीज़ का? वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एटम्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन जब आयंस कंबाइन होंगे तो आयंस के कंबाइन होने से जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना चाहिए कि जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड का ही सेकंड नेम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
आयनिक बांड का दूसरा नेम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बांड। और ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर आयनिक बांड होगा उन कंपाउंड्स को क्या नाम देंगे? आयनिक कंपाउंड्स का नाम देंगे। और जैसा कि मैंने स्टार्ट पे ही आपसे कहा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो किस चीज़ के मिलने से बनेंगे? वो मिलकर बनेंगे आयंस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बांड जब बनेगा, यानी कि जब आयनिक बांड बनेगा तो कंपाउंड बनेगा आयनिक कंपाउंड बनेंगे, तो इसका मतलब है आयंस के मिलने से हमेशा जो बांड बनेगा वो आयनिक बांड बनता है, या आयनिक बांड का दूसरा नाम होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बांड। अब 6 पे आ जाए, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल। अब यहां पर देखें दो जो पॉइंट्स हैं उनका आपस में कनेक्शन आ गया। पहला पॉइंट था कि कोई एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की होते हैं, उसकी रीजन क्या होती है? डियर स्टूडेंट, अगर मैं सोडियम के एटम की बात करता हूं, देखें इधर सोडियम का आयन है, इधर मैं बात कर रहा हूं उसके सोडियम के एटम की। अब सोडियम के एटम की बात करें तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज द 11। इस 11 का मतलब ये होता है कि इसके अंदर डियर स्टूडेंट जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब इस सोडियम के एटम के अंदर बचे 11 प्रोटॉन हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? सिफर होगा। इसीलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होंगे और इसलिए हम कहेंगे कि जो एटम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 ही प्रोटॉन्स हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के जो नंबर होंगे वो इक्वल नहीं रहने वाले, बिकॉज मैंने कहा था कि जब एक एटम या आयन एक एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या गेन करेगा उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, उसको नाम दे देंगे आयन का। अब यहां पर सोडियम के आयन के बच्चे अगर बात कर लेते हैं हम Na पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट वो जो Na पॉजिटिव है वो पॉजिटिव इसलिए आया है बिकॉज जो सोडियम था, सोडियम के अंदर था 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 ही क्या थे उसके अंदर? प्रोटॉन्स थे एटम के अंदर। जब उस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इलेक्ट्रॉन पीछे कितने रह गए? एक निकल गया 11 में से, तो पीछे रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन है यानी कि नेगेटिव चार्ज 10 है, पॉजिटिव चार्ज कितना है? 11। पॉजिटिव चार्ज एक ज्यादा हो गया, इसी वजह से सोडियम के ऊपर जो आपने साइन लगा दिया वो पॉजिटिव का लगा दिया, यानी कि ये इंडिकेट करेगा कि ये सोडियम का आयन है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है। अब देखें आयन उस वक्त बना जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के जो नंबर हैं वो ना तो इक्वल हैं और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से यहाँ पर सोडियम का आयन बन चुका है। नेक्स्ट वन इज डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एटम की बात कर लेते हैं तो जो एटम होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या होती है? देखिए कोई भी इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ है ना वो स्टेबल होना चाहती है। इसी तरह से जो एटम होता है वो भी स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, एटम भी स्टेबल होना चाहता है। तो बच्चे एटम स्टेबल उस वक्त होता है जब वो अपने शेल के अंदर, अगर वो अपने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले या फिर दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले तो एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। अब बच्चे देखें ये सोडियम जो है, सोडियम के पहले शेल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, पीछे कितने रह गए? टोटल 11 है ना, 11 में से 2 निकल के पीछे रह गए 9। अब 9 में से दूसरे शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में आ गया सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरे शेल में 8 होने चाहिए थे, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी अगर 8 होते तो फिर ये स्टेबल हो जाता। लेकिन अब इसके तीसरे शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं हैं। इसका मतलब है इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, तो क्या होने वाला डियर स्टूडेंट्स? ये क्या करेगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इसी तरह से वो जैसे कि अगर मैं क्लोरीन की बात कर लेता हूं डियर स्टूडेंट, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 1 चाहिए होता है 8 अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन जो होगा ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा? ये स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी एटम है वो हमेशा अनस्टेबल होता है क्योंकि उसके जो वैलेंस शेल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते। वो पूरे करने के लिए क्या करता है? हमेशा रिएक्ट करता रहेगा। लेकिन उसका बरक्स अगर हम आयंस की बात करते हैं तो आयंस हमेशा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखें सोडियम जो था, सोडियम के अंदर मैंने कहा 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज कर दिया, पीछे इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इजीली उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रहेंगे। देखें पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और जो दूसरा शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखें हो गया कंप्लीट, 2 भी फुलफिल हो रहा है, सेकंड शेल में 8 होने चाहिए वो भी फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब है जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो उसके बाकी 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उसको स्टेबल कर देते हैं। तो इसी वजह से हम कहेंगे जो आयन होगा वो हमेशा स्टेबल होंगे। अब एक उसके सेकंड लास्ट पॉइंट नंबर 8, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन सोल्यूशन। ये सोल्यूशन में इंडिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है,
लेकिन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आयन की, तो आयन जो होंगे वो होंगे इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होंगे, ये होंगे नॉट इंडिपेंडेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, जो आयन होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट क्यों होते हैं? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये ऊपर लिखी है कि जो आयन्स होते हैं वो स्टेबल होंगे, स्टेबल होने की वजह से वो सॉल्यूशंस में इंडिपेंडेंट होंगे, और ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे बिकॉज ये अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल होने की वजह से ये खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। जब खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा बांड बनाएंगे। जब बांड बनाएंगे तो हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर आप बेटा लिख दीजिएगा, आप सोडियम का एटम लिख दें, क्लोरीन का एटम लिख दें, ठीक है। जो आपको एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल से अच्छी लगती है आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट इसी से रिलेटेड लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ जो सोडियम का आयन जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसी तरह से जो क्लोरीन का आयन है वो आयन की एग्जांपल में आ जाएगा। तो डेट्स इट, यहाँ पर आपका जो टॉपिक है बच्चे वो कंप्लीट हो गया है। तो ये केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एटम और आयंस के दरमियान फ़र्क। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर रिपीट होता है। जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत ही कम बनते हैं यहाँ से, और एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है कि जो सॉल्यूशंस के अंदर इंडिपेंडेंट होंगे वो क्या होंगे, हमेशा आयंस होंगे, और एटम सॉल्यूशंस के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं होते। दैट्स इट।